हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल के वीडियो में हमने सामाजिक समस्याओं के अर्थ को और परिभाषा को समझा। यानी सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं, किन मापदंडों पर समाजशास्त्री सामाजिक समस्या को सामाजिक समस्या के रूप में देखती हैं, ये हमने कल के वीडियो में जाना। आज इस वीडियो में हम सामाजिक समस्याओं के कुछ पहलुओं को देखेंगे, यानी जो समाजशास्त्रियों ने जिन पर शोध भी किया है और अपने विचारों को भी प्रकट किया है। जैसे कि इसमें दिया गया है वेश्यावृत्ति, जो कि विश्व भर में ये सामाजिक समस्या बनी हुई है। एड्स, मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन और भ्रष्टाचार, इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस सामाजिक समस्या टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे। वैसे आज इस वीडियो में हम केवल वेश्यावृत्ति के बारे में जानेंगे। वेश्यावृत्ति एक सामाजिक बुराई के रूप में अति प्राचीन काल से प्रचलित रही है। हालांकि इसे कभी भी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी ये समाज में प्राचीन काल से और अब तक भी चली आ रही है। और ये ऐसी एक सामाजिक समस्या है जो सभी समाजों में पाई जाती है। इस संबंध में समाजशास्त्री जियोफ्रेड लिखते हैं, वेश्यावृत्ति विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय है और ये तभी से चला आ रहा है जब से कि समाज में लोगों की काम वासना को विवाह और परिवार में सीमित किया गया है। भारत में ही नहीं बल्कि यूनान और जापान में भी हेटरी और गीसास के रूप में वेश्यावृत्ति प्रचलन रहा है। वेश्यावृत्ति को यौन संतुष्टि का एक विकृत और घृणित साधन समझा जाता है। इससे व्यक्ति का शारीरिक और नैतिक पतन होता है, उसे आर्थिक हानि उठानी पड़ती और साथ ही मानव के जो पारिवारिक जो स्थिति होती है वो भी कभी कभार इसकी वजह से बिगड़ जाती है। वेश्यावृत्ति को परिभाषित करते हुए समाजशास्त्री इटालियन और मैरिल ने लिखा है कि वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध है जिसमें भावनात्मक उदासीनता पाई जाती है। वहीं समाजशास्त्री बोगर लिखते हैं कि कहीं न कहीं ये जो स्त्रियां जो वेश्यावृत्ति करती हैं, जो अपने शरीर को यौन क्रियाओं के लिए बेचती हैं और इसे एक व्यवसाय बना लेती हैं, ये वेश्यावृत्ति है। वहीं समाजशास्त्री क्लेनांड के अनुसार वेश्यावृत्ति एक भेद रहित और धन के लिए किया गया यौन संबंध है जिसमें भावनात्मक उदासीनता पाई जाती है। देखिए, इन सभी परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि वेश्यावृत्ति स्त्री और पुरुष द्वारा आजीविका कमाने के लिए किया जाने वाला एक अवैध यौन संबंध है जिसमें भावनात्मक लगाव नहीं होता है और बिना किसी भेदभाव के शरीर को आर्थिक लाभ के लिए बेच दिया जाता है। अगर हम वेश्यावृत्ति के कारणों की बात करें तो कारणों में हम पाएंगे कि कई कारण होते हैं वेश्यावृत्ति के, लेकिन इसमें सबसे जो प्रमुख कारण होता है वो है आर्थिक कारण, जिसमें निर्धनता, नौकरी की दशाएं, विलासिता की जीवन व्यतीत करने की लालसा, नारी की आर्थिक जो पारदर्शिता है यानी दूसरों पर आधारित जो जीवन होती है, जिसके कारण कभी कभार वो ये महसूस करती हैं कि उनकी जो ख्वाहिशें हैं पूरी नहीं होती हैं तो भी वो वेश्यावृत्ति करने लगती हैं। तो इस तरह से कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण वेश्यावृत्ति स्त्रियां करने लगती हैं या पुरुष भी आजकल करने लगे हैं, तो ये करने लगते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट निर्धनता को ही लिया जाता है, यानी आर्थिक कारण लिया जाता है। और शोध द्वारा यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, एक सामाजिक विचारक हैं एमएन लॉन्ड्रेस। इन्होंने जब शोध किया तो इन्होंने सबसे पहले ये लिखा कि भूख वेश्यावृत्ति की आधारशिला है। ये भी देखा गया कि लिंग ऑफ नेशन के द्वारा विभिन्न देशों में की गई जांच से ये भी पाया गया कि गरीबी वेश्यावृत्ति का प्रमुख कारण है। वही सामाजिक विचारक कंगा द्वारा किए गए अध्ययन में भी ये ज्ञात हुआ है कि 61% जो वेश्याएं होती हैं वो गरीब एवं बेकारी के कारण ये व्यवसाय करने लगती हैं। वहीं नागपुर की 100 वेश्याओं में सर्वेक्षण करने पे ज्ञात हुआ कि 36% जो स्त्रियां थी वो कहीं ना कहीं बेकारी, गरीबी और जीवन जीने की जो उनका मतलब कहीं ना कहीं बहुत निम्न जीवन वो जी रही थी, जिसके कारण वो वेश्यावृत्ति को अपना ली या वेश्यावृत्ति करने लगी थी। वहीं सामाजिक विचारक पुणेकर ने अपने मुंबई सर्वेक्षण में 72% मामलों में वेश्यावृत्ति के लिए गरीबी को उत्तरदायी पाया है। इसी तरह से देखा जाए तो नौकरशाही जो दशाएं होती हैं आजकल, यानी जहाँ जो आजकल लड़कियाँ
व्यवसाय करने जाती हैं वहाँ पे भी उनको कई बार देखा गया है कि बॉस द्वारा वो फंसा ली जाती हैं। साथ ही दुकानों, होटलों, कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, क्लबों आदि में भी कहीं न कहीं बिक्री बढ़ाने के लिए, आकर्षण पैदा करने के लिए सेल्समैन और रिसेप्शनिस्ट के रूप में लड़कियों को ही खड़ा कर दिया जाता है। तो एक तरह से ये कहीं न कहीं वेश्यावृत्ति का कारण होता है और ये लड़कियाँ कई बार इन पदों पर आसीन रहने के लिए या प्राप्त करने के लिए अपना शरीर तक बेचती हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं हम कि आर्थिक कारण सबसे ज़्यादा पाया जाता है वेश्यावृत्ति के लिए। इसके अलावा विवाह विच्छेदन, नारी की पारदर्शिता, पारिवारिक परिस्थितियाँ और दहेज प्रथा, कुमार्ग पर पड़ी जो लड़कियां हैं वो भी ज़्यादातर जो मतलब शुरू से ही गलत कामें कर रही हैं तो वो वेश्यावृत्ति भी करने लगती हैं। और साथ ही दिमागी कमजोरी। तो ये लीग ऑफ नेशनल की एडवाइजरी कमेटी ने अपने अध्ययन में पाया कि वेश्यावृत्ति करने वाली 1/3 स्त्रियां स्वभाव से और मस्तिष्क से मतलब असामान्य पाई गई। उनकी जो मानसिक स्थिति थी और जो स्वभाव था वो सामान्य नहीं था। तो दिमागी कमजोरी की वजह से भी वेश्यावृत्ति करती हैं स्त्रियां। इसी तरह से अज्ञानतावश भी लड़कियां वेश्यावृत्ति में फंस जाती हैं। दुखी वैवाहिक जीवन में भी स्त्रियां कई बार अपने आप को पाती हैं तो भी वेश्यावृत्ति करने लगती हैं। वहीं औद्योगिकरण और नगरीकरण ने भी वेश्यावृत्ति के कारणों को सबसे ज़्यादा बढ़ाया है। हमने कई बार कई टॉपिक्स में इसको पढ़ा भी है। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण भी वेश्यावृत्ति के लिए भी बहुत उत्तरदायी है। वही अनैतिक व्यवहार भी। देखिए कभी कभार देखा गया है कि स्त्रियों के साथ अनैतिक व्यवहार होने लगता है और जिसके कारण वो कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति करने लगती हैं। एक कारण तो इसमें ये भी बताया गया है कि धार्मिक कारण है। देखिए धार्मिक कारण की वेश्यावृत्ति के लिए उत्तरदायी है। ये चीज़ दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा का प्रचलन है, इसके कारण है। देखिए टाटा स्कूल ऑफ सोशल साइंस द्वारा मुंबई के अध्ययन में ये पाया गया कि 30.29% वेश्याएं देवदासी थीं। और साथ ही शोध करते समय ये भी पाया गया कि नैतिक और सामाजिक स्वास्थ्य कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि जब मुंबई के चकलोरों में अत्यधिक संख्या उन वेश्याओं की है जो कर्नाटक, खानदेश और साथ ही इन सभी राज्यों के आसपास में जो रहते हैं, यानी जैसे कि मलयालम, दुर्गा और मंगेश के मंदिरों में जो अर्पित की जाती हैं, यानी लड़कियां देवदासी प्रथा के अंतर्गत वो वेश्यावृत्ति कर रही थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चेन्नई और मैसूर में देवदासी प्रथा के कारण भी वेश्यावृत्ति बढ़ी है या वेश्यावृत्ति पाई जाती है। इसी के साथ इन सभी चीज़ों के अलावा समाजशास्त्री एलिस तथा फ्रायड ये मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक वेश्यावृत्ति जो है ये भी कारण है। यानी कि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि काम वासना और नए अनुभवों की इच्छा को भी उत्तरदायी मानते हैं मनोवैज्ञानिक, क्योंकि इन सभी के कारण भी कभी कभार जो वेश्यावृत्ति है ये बढ़ती है। यही ये भी वर्तमान समय में देखा गया है शोधों द्वारा कि अश्लील साहित्य, शराबवृत्ति और सिनेमा के प्रभाव ने यौवन उत्तेजना को भड़काने में बहुत मदद की है, जिसके कारण वेश्यावृत्ति बढ़ी है। वहीं अलग अलग प्रकार के यौवन सुख, जिज्ञासा और अनुभवों के लिए भी स्त्रियों ने अपने को अनैतिक यौवन व्यवहार में लगा दिया है। तो इस तरह से ये सभी कारण है जिसके कारण वेश्यावृत्ति बढ़ी है। अब हम वेश्यावृत्ति के दुष्प्रभाव के बारे में जानेंगे। देखिए वेश्यावृत्ति को किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। हालांकि कुछ लोगों की मान्यता है कि ये उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जिनके पास यौवन संतुष्टि का कोई वैध साधन नहीं है। इसके अभाव में वे सामाजिक नियमों की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन इस दलील को उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वेश्यावृत्ति से उत्पन्न दुष्प्रभाव गंभीर और व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए भी हानिप्रद होते हैं। जैसे पहला हम प्रभाव अगर देखें तो वो है नारी जाति का अपमान। देखिए वेश्यावृत्ति नारी जाति के लिए एक कलंक है। नारी की सबसे बड़ी संपत्ति उसका शील एवं सतीत्व है, यानी कि उसका खुद का शरीर और उसे बचाए रखने की जो प्रेरणा परंपरागत चली आ रही है।
तो वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री अपने सतीत्व को चांदी के टुकड़ों में अगर बेच देती है तो ये इसके लिए एक घृणित और लज्जाप्रद बात है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये नारी जाति का एक तरह से अपमान होता है वेश्यावृत्ति के द्वारा। दूसरा हम दुष्प्रभाव ले तो वो है व्यक्तिगत विघटन। देखिए, अवैध यौन संबंध के कारण व्यक्ति के चरित्र का पतन होता है। कई सारी बीमारियां वगैरह भी होती हैं। वेश्या की सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है। उसका आत्म जो सम्मान होता है वो भी टूट जाता है। व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो जाता है। जब तक वेश्या जवान है और आकर्षक है उसी समय तक उनका धंधा अच्छा चलता है। इसके बाद वे बर्बाद और रोगग्रस्त हो जाती हैं। तीसरा है पारिवारिक विघटन। देखिए, वेश्यावृत्ति पारिवारिक जीवन के लिए एक खतरा है। जब स्त्री यौन दृष्टि से अपवित्र और अविश्वसनीय हो जाती हैं तो तलाक की समस्याएं पैदा होती है। पति पत्नी में परस्पर संघर्ष और मारपीट होने लगते हैं। पुरुष घर की संपत्ति वेश्यावृत्ति में उड़ाने लगते हैं। इससे घर खाली हो जाता है। भरण पोषण के अभाव में परिवार टूटने लगता है। बच्चों की दशा दयनीय हो जाती है। गुप्तांगों की बीमारियां माता पिता से बच्चों को हस्तांतरित होने लगती है। चौथा पॉइंट समाजशास्त्री बताते हैं सामाजिक विघटन। वेश्यावृत्ति सामाजिक और सामुदायिक विघटन को जन्म देता है। इसके कारण सामाजिक मूल्यों का ह्रास होता है। सामाजिक मूल्य टूटने लगते हैं। समाज में नियंत्रण शिथिल हो जाते हैं। अपराधों में वृद्धि होती है इसके कारण। पांचवा पॉइंट है नैतिक पतन। वेश्यावृत्ति के कारण समाज में नैतिक मूल्यों का जो मूल्य बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं गिर जाता है। वेश्यावृत्ति में लगी स्त्रियां पुरुषों का नैतिक पतन हो जाता है और वे उचित अनुचित सभी कार्य करने लगते हैं। छठा है अपराधों में वृद्धि। वेश्यावृत्ति के साथ साथ जुआ, चोरी, डकैती, अपहरण और हत्या आदि अपराध भी जुड़े होते हैं। सातवां पॉइंट समाजशास्त्री बताते हैं आर्थिक हानि। आठवां पॉइंट बताते हैं समाजशास्त्री यौन रोग। देखिए, वेश्यावृत्ति के कारण स्त्री पुरुष दोनों में ही यौन संबंधित कई भयंकर रोग हो जाते हैं। कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जिनका इलाज भी मुमकिन नहीं होता है। अब हम वेश्याओं की रोकथाम के लिए जो कुछ उपाय किए गए हैं भारत सरकार द्वारा उनको जानेंगे और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी किए गए हैं उनको समझेंगे। देखिए, वेश्यावृत्ति की रोकथाम के लिए भारत में प्राचीन काल से ही प्रयत्न किए जाते हैं। हिंदू समाजशास्त्रकारों ने इसे सीमित रखने के लिए कई नियम बनाए थे समाज में, ताकि ये नियम लागू रहें और समाज में कहीं ना कहीं ये वेश्यावृत्ति फैलने न पाए। अंग्रेजों के शासनकाल में केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री और साथ ही डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी जैसे समाज सुधारकों ने इस समय के जो समस्याएं थी वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई उनसे हल करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया था। 1875 में ऑल इंडिया मॉरल एंड सोशल हाइजीन एसोसिएशन संस्था द्वारा भारत में रहने वाली अंग्रेज सेना के लिए भारतीय और जापानी स्त्रियों का वेश्यावृत्ति कराने के लिए जो लड़कियां लाई जाती थी उसे इन कहीं ना कहीं विद्वानों ने जो सामाजिक विचारक थे उन्होंने बंद कराया। तो 1923 में भारतीय दंड विधान में परिवर्तन कर 21 वर्ष से कम आयु की किसी भी बालिका को भारत में आयात करना बंद कर दिया गया। 1929 में लीग ऑफ नेशन ने भारत में वेश्यावृत्ति के अध्ययन के लिए एक परियोजना प्रारंभ की। इसके बाद समय समय पर वेश्यावृत्ति उन्मूलन के लिए विभिन्न प्रांतों द्वारा कानून बनाए गए और भारत में आज भी कई नए नए कानून बनते रहते हैं। और साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर 1956 में स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यवहार निरोधक अधिनियम बनाया गया कि नए कानून बन चुके हैं। तो इन प्रावधानों में परिवर्तन हो चुका है और वेश्यावृत्ति के रोकने के अथक उपाय और प्रयास किए जाते हैं। वेश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु कई सुझाव भी समाजशास्त्री देते रहे हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है कि इसमें निरोधात्मक कार्य पहले करने के लिए कहा गया है ताकि वेश्यावृत्ति को रोका जा सके। जैसे कि जिन स्त्रियों के पास और कोई जीवन उपार्जन के साधन नहीं होते हैं, अगर वो कहीं व्यवसाय करती हैं तो उन्हें न निकाला जाए ताकि वो किसी भी गलत कार्य या वेश्यावृत्ति जैसे माहौल में न जाए। वहीं स्त्रियों को उत्पादन बढ़ाने और रोजगार के पाने की जो शिक्षाएं हैं ये दी जानी चाहिए। स्त्रियों को नैतिक शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके और इससे समाज में क्या होगा कि वेश्यावृत्ति जो गरीब घर की लड़कियां करती हैं वो बंद हो सकता है।
बेकारी को समाप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। और साथ ही समाज में स्त्री पुरुष के लिए दोहरे नैतिक मापदंड को समाप्त किया जाना चाहिए। वेश्याओं के लिए रक्षा गृह स्थापना की जानी चाहिए ताकि अगर वो सुधरना चाहती हैं तो वो सुधर सके। विधवा और अनाथ लड़कियों के लिए आश्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। लोगों को यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और कहीं न कहीं जनेंद्रियों से संबंधित जो रोग वगैरह होते हैं उनसे जागृत कराना चाहिए।